हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है। आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पार्ट 1 देखेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए देखते हैं। बेटा, मैंने जो सेकंड चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, उसमें मैंने नेशनलिज्म की डेफिनेशन बताई थी कि देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये हमारा चैप्टर है कि यूरोप में जो लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना का जो विकास हुआ, कब से हुआ, कैसे लोगों के अंदर ये सामूहिक भावना पैदा हुई कि ये देश और देश शासन कैसे चलना चाहिए, पारंपरिक रूप से नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये भावना कैसे फैली? तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण फैली। अब यूरोप में जो नेशनलिज्म आया वो एक घटना के बाद आया, क्योंकि पहले बेटा जो व्यक्ति थे, आपको पता है राजा महाराजा होते थे, तो सोचते थे जो ऊपर वाला उसने राजा को ही हमारे लिए चुना है, वही हमारे लिए सब कुछ फायदा नुकसान सब कुछ वही सोचेगा, वही सारे फैसले लेगा, फिर उसका बेटा ऐसे। ये नहीं था कि कोई और व्यक्ति जो योग्य है उसे शासन करना चाहिए, बल्कि ये था कि लोगों का ये मानना था कि जो हमारा जो ऊपर वाला उसने राजा को ही हमारे लिए चुना है, इसलिए हम राजा चाहे गलत करे सही करे, राजा हमारे लिए बढ़िया है। तो अब एक क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति कैसे होती है, कब होती है, ये सब समझने से पहले वहाँ के हालात देखते, वहाँ की स्थिति देखते कि ऐसे क्या क्या हुआ जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई। अगर राजाओं को लोग अपने भगवान जैसे समझते थे, तो लोगों ने क्यों उसके खिलाफ क्रांति की? देखिए, लुई 16वें फ्रांस का राजा था। 1774 में यह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा और राजा बना। ये कैसा राजा था? ये राजा था स्वेच्छाचारी, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता था। ठीक है, निरंकुश, जिस पर किसी का भी अंश नहीं था। ये ऐसे कार्य करता था जैसे कि अमीरों के लिए अलग कानून और उन्हीं के हित में करता था। ठीक है, इसका जो राजवंश था, कौन से राजवंश से था? ये बुर्बो राजवंश का ये था। पेपर में आ जाता है कि लुई 16वें कौन से राजवंश से संबंधित था, तो बुर्बो। इसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, उससे विवाह किया था। बेटा 18वीं सदी में जो फ्रांस समाज था ना, 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में बटा हुआ था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जो प्राथमिक भाग था ना बेटा, उसमें चर्च के जितने बड़े बड़े पादरी आते थे। इसमें चर्च के जो फादर्स होते वो इसमें आते थे प्राथमिक क्षेत्र पे। और जो द्वितीयक क्षेत्र था, उसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे। कुलीन वर्ग आप समझ सकते हो, अमीर, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, पैसे वाले, वो आते थे। और जो तीसरा वर्ग था, व्यापारी, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी, व्यवसायी, मजदूर, किसान, ये सब इन दोनों के अलावा जो भी जितने भी लोग थे, हर कैटेगरी के लोग तीसरी कैटेगरी में आते थे। अब वहां पर क्या होता था, इन दोनों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त था। इन दोनों वर्ग के लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी कि जब से पैदा हुए इनके पास विशेष अधिकार थे। क्या विशेष अधिकार थे? कि जो राज्य यानी फ्रांस जो टैक्स लेता है राजा, वो इन दोनों वर्गों से टैक्स नहीं लेगा। वो खाली केवल किससे लेगा टैक्स? तृतीयक वर्ग से। जो बेचारे गरीब थे, ये सब, उनसे टैक्स लिया जाता। देखो लिखा भी, राज्य के सारे कर, सारे टैक्स केवल तृतीयक स्टेट से लिए जाते थे, वसूल किए जाते। प्राथमिक में कौन आता है? चर्च के पादरी। द्वितीयक में कौन आता है? कुलीन वर्ग। और तृतीयक में कौन आते? व्यापारी, मजदूर, किसान, इनके अलावा जो भी है। राज्य के सारे कर तृतीयक स्टेट से लिए जाते थे। मैंने आपको बताया राज्य तो इनसे कर लेता था, साथ में ये भी कर लेते थे, टाइल और टाइट के नाम से जिन करों को जाना जाता था। ठीक है,
अब आप मुझे बताना, राज्य भी इनसे टैक्स ले रहा है, इस स्टेट से, इसमें मजदूर भी है, किसान भी है, सब गरीब वर्ग है, वो राज्यों को भी टैक्स दे रहे, इसे भी टैक्स दे रहे, इसे भी टैक्स दे रहे। तो इनके अंदर एक आक्रोश पैदा हो रही थी कि हम वुमेन है, हमें समानता होनी चाहिए। खैर जैसा था वैसे चलता रहा, लेकिन कहते ना सब्र का बांध होता है, आप जितना करोगे एक दिन वो सब्र का बांध टूट ही जाता है। तो वहां के जो लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे जो, वो राजा का दमन सहते रहे, जब तक उनसे बर्दाश्त हो उन्होंने तब तक बर्दाश्त किया। जब उनसे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने राजा के खिलाफ ही क्रांति चालू कर दी। लेकिन हुआ कैसे है, कैसे उनका सब्र का बांध टूटा? वैसे भी टैक्स ले रहे, परेशान थे, ये भी टैक्स ले, वो भी टैक्स ले। लेकिन एक समय आया 5 मई 1789 में, उससे पहले जो फ्रांस था उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को क्या कर दिया था, आजाद। और वैसे भी यहाँ का जो राजमहल में जो भी खर्चा चलाने के लिए उसके अलग पैसा लगता था, तो फ्रांस पे कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। तो अब कर्ज उतारने के लिए उन्होंने क्या रीजन था, क्या तरीका था कि टैक्स बढ़ा दिया जाए। और टैक्स किस पे बढ़ेगा, तृतीय के स्टेट के लोगों पे, मजदूर किसानों पे। क्यों? क्योंकि टैक्स तो खाली इनसे वसूला जाता था, और टैक्स में वृद्धि होगी तो किन में वृद्धि होगी, इनके पैसों में वृद्धि होगी। अब बेटा ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? अब राजा ने सोचा टैक्स ही आखिरी जरिया है जिससे हम कर्जा भर सकते हैं। तो बढ़ते कर्ज को देखकर 5 मई को 1789 को राजा ने एक बैठक बुलाई और उसमें फैसला ये होना था कि नए कर लगाए जाए। और किस पे लगेंगे नए कर? तृतीयक स्टेट के लोगों पे। तो इन्हें भी बुलाया, प्राथमिक स्टेट के लोगों को, द्वितीयक स्टेट के लोगों को और तृतीयक स्टेट के लोगों को। अब हुआ असेंबली में ये कि कर पास से ये जो प्रावधान था, तृतीयक स्टेट के लोग उनसे अलग हो गए और इन्होंने अपनी एक स्टेट असेंबली बना ली। और इन्होंने कहा राजा की शक्तियों को हम कंट्रोल में करेंगे, तब तक ये असेंबली ये खत्म नहीं होगी। तो इन्होंने संविधान बनाया और राजाओं की शक्तियों को सीमित करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही जब राजा ने पेरिस में, फ्रांस के पेरिस जो कि कैपिटल है उसकी, वहां पर अपनी सेना भेज दी थी। क्या भेज दी थी? सेना। लोगों ने क्या किया, जो वहां पर एक किला था, बास्तील का किला। कौन सा किला? बास्तील का किला। बास्तील का किला। अब क्या किया लोगों ने 1789 में ही यहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया इस किले पे। क्या कर दिया? हमला कर दिया इस किले पे। और हमला करने के बाद इस किले को तहस नहस कर दिया। ये किला राजा की निरंकुशता का प्रतीक थी। राजा की निरंकुशता का प्रतीक थी। निरंकुशता क्या होता है बेटा? निरंकुशता का प्रतीक। निरंकुश में देखिए आपको 2 शब्द मिलेंगे। अंकुश। क्या? अंकुश। अंकुश क्या होता है? अंकुश मतलब कंट्रोल करना। अंकुश क्या? कंट्रोल करना। और निरंकुश जिस पर कोई रोक टोक ना हो, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। यानी कि राजा, मैंने आपको पहले बताया, राजा कैसा था? ऐसा था राजा, उस पर किसी का रोक टोक नहीं, कोई नहीं, निरंकुश राजा था। निरंकुशता समझ गए? जिस पर किसी की रोक टोक ना हो, अंकुश ना हो, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। लोगों ने शुरुआत कर दी इसी तरीके से 1789 में क्या हो गई? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। बेटा ये पृष्ठभूमि थी कुछ, जैसे कि तृतीय स्तर वाले लोग कर से परेशान थे और महंगाई बढ़ती जा रही थी, गरीब थे, खाने की दिक्कत ये। तो उन्होंने क्या, इतना उनसे बर्दाश्त उन्होंने किया, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने राजा के खिलाफ हथियार उठा लिए और इसके जो महल था, इसका जो किला था, बास्तील का किला, उसे
तहस नहस कर दिया और उसके खिलाफ क्रांति चालू कर दी। कब चालू हुई? पेपर में आता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, ठीक है, 1789 में। अब बेटा जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो राजा को बहुत डर लगा। राजा को बहुत डर लगा कि ये जो प्रजा है पहले तो शांति संभाल लेते, अब इन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। फिर लेकिन कुछ कारक थे जो राजा को अपने भगवान ईश्वर जैसे समझ रहे लोग बाग, वही राजा के खिलाफ क्रांति कर रहे। कुछ इसके पीछे कारक थे। एक तो मुख्य कारण तो यही था कि उन्होंने नए कर लगा दे, वैसे परेशान थे, महंगाई से परेशान थे और भी चीजों से परेशान थे, काम वाम से, ऊपर से फिर और कर लगा दिए। तो इन्होंने क्या किया, परेशानी की वजह से, और परेशान हुए जैसे कि आपको पता, और फिर इन्होंने क्रांति चालू कर दी राजा के खिलाफ। अब बेटा इसके आगे देखेंगे कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम देखेंगे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्या कारण थे। आपको पता है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में दिखी 1789 में। अब यूरोप में हम बात कर लेते हैं क्योंकि फ्रांस कहाँ का देश है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो कैसे हुआ? बेटा वहां पर एक निरंकुश राजा था, मैंने बताया आपको फ्रांस की सारी बातें। वहां पर निरंकुश राजा का सिद्धांत था कि क्या गरीबों पे अत्याचार और अमीरों के साथ अलग व्यवहार। तो इससे लोगों में क्या, लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ, एक गुस्सा पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने आपको पता संघर्ष कर दिया, इसलिए नेशनलिज्म आ गया। उदार विचारों का प्रसार, इसकी वजह से लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति, देश के प्रति भी और आपस में भी उदार विचार आने लगे कि देश हमारा है, हम क्यों एक राजा की बात सुने, ठीक है। तीसरा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, हम राजा के गुलाम क्यों बने रहे, हम सब इंसान हैं, हम में समानता है और हम सब भाई, एक सब भाईचारे की भावना का विकास हुआ, हम सब भाई है, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने इस मोर्चे को संभाला क्योंकि बेटा पढ़े लिखे थे, उन्हें समझ थी क्या कैसे किस तरीके से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो पेपर में 98% आता ही आता है, 2% है वो भी बहुत मुश्किल चांस के पेपर में ना आए, वरना 98% आएगा पेपर में। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही। कौन सा क्वेश्चन है कि फ्रांस के लोगों में सामूहिक भावना पैदा करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फ्रांसी क्रांतिकारियों ने कुछ कदम उठाए थे जिससे फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना का विकास हुआ। सामूहिक पहचान क्या होती है बेटा? आपको पता है, सामूहिक रूप से यानी कि ग्रुप के रूप से, किसी एक व्यक्ति की अलग पहचान ना होना। फ्रांस के लोग, ये इनका कहना ये था कि हम सब फ्रांस के लोग हैं, हमारी एक ही पहचान है, हम फ्रांस के नागरिक, और इसके अलावा और किसी ने, कौन अमीर कौन गरीब, सब फ्रांस के नागरिक है। सामूहिक रूप से पहचाने जाना, सामूहिक रूप से पहचाने जाना। हाँ, ये जैसे कि कोई टीम है, क्रिकेट टीम है, अब एक व्यक्ति का नाम थोड़ी ना लेते हैं, पूरी क्रिकेट टीम सामूहिक रूप से पहचाने जा रही। क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, वो फुटबॉल टीम है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए जिसकी वजह से लोग एक दूसरे सामूहिक रूप से जाने लगे? इन्होंने सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का क्या को अपनाया कि हम नागरिक और ये हमारी पितृभूमि है, ठीक है। इस विचार को अपनाया कि सबके पितृभूमि और हम सब नागरिक है इस देश के। इन्होंने क्या किया, एक झंडा चुना, एक झंडा, फ्रांसीसी झंडा, जो क्या था, तिरंगा था, जिसने पहले जो राष्ट्रध्वज था वो एक तरीके से राजा के कंट्रोल में था। अब इन्होंने अपना एक झंडा चुन लिया जिसने पहले वाले राष्ट्रध्वज की क्या ले ली, जगह ले ली। फिर इन्होंने क्या किया, एक असेंबली थी जिसका नाम था स्टेट जनरल, उसका नाम बदल के कर दिया नेशनल असेंबली। और साथ में जो
जो चुनाव थे, पहले नागरिकों के चुनाव होते कहाँ थे, तो फिर क्या होने लगे, उसके चुनाव होने लगे। कौन से नागरिकों के द्वारा, सक्रिय, जो चुनाव में भाग ले सकते। ठीक है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा होने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना पेपर में आएगा ये। पहला पॉइंट, इन विचारों को अपनाया, दूसरा एजेंडा अपनाया, तीसरा स्टेट जनरल का चुनाव होने लगा और उसका नाम बदल दिया बाद में, नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथी चीज क्या की इन्होंने, नई नई स्तुतियां रची गई, नई नई बातें लिखी गई अपने अपने सिद्धांत के अनुसार। सबके लिए, हम देश के लिए ये करेंगे, हम अपने भाईचारे के लिए करेंगे, देश के विकास के लिए करेंगे। नई नई शर्तें ली गई और शहीद जो मारे गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनका क्या हुआ, गुणगान हुआ। आपको पता है जो भी देश के प्रति, कोई सा भी देश हो, यदि देश के प्रति अपनी जान बलिदान देता है जीवन का, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए गुणगान होते हैं, उसकी वाहवाह होती है। ठीक है, एक व्यवस्था अपनाई उन्होंने, केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था। उसमें उन्होंने क्या किया, जितने भी फ्रांस में नागरिक रहते हैं, चाहे अमीर वर्ग के हो, कुलीन वर्ग के हो, कोई से भी वर्ग के हो, डजेंट मैटर, सबके लिए कानून क्या होगा, एक समान। किसी के लिए ना कानून कम कि ना किसी के लिए ज्यादा, सबके लिए कानून एक समान। बेटा जो लड़ाई हुई, जो क्रांति हुई या कहीं पे भी कुछ होता है, ये इसी वजह से तो होता है कि सब इंसान है, सब समान है, लेकिन किसी को बस कुछ आधार पर क्या दी जा रही, प्राथमिकता, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और भी चीजें उनके आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति दमित महसूस करता, दबा हुआ महसूस करता, जिसकी वजह से वो फिर आपको पता है क्रांति कर ही देता है। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या अपनाया, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब कानून की नजर में इक्वल है। छठा, इन्होंने क्या किया, आंतरिक आयात निर्यात जो शुल्क होते थे उन्हें समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, आप आराम से व्यापार करो, कुछ भी सामान मंगवाओ टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी भेजो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयात मंगवा, निर्यात भेजना, ठीक है, कुछ भी भेजो, कुछ भी इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बेटा जनता को यही तो चाहिए, जितने से जितनी ज्यादा हो सके उन्हें राहत मिले, वही ये दे देते हैं, जिसकी वजह से लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दे कि नपाई जो होगी एक ही समान व्यवस्था से होगी, ठीक है, किसी के अनुसार नहीं होगी, एक व्यवस्था। जो अब बेटा आपको पता है कोई भी देश हो उसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाएं होती है, सबके अपने अपनी क्षेत्रीय भाषाएं होती है। तो इन्होंने क्या कहा, क्षेत्रीय भाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देंगे तो कितनी देंगे, तो पूरे फ्रांस की एक भाषा होगी, कौन सी, फ्रेंच भाषा। कौन सी, फ्रेंच भाषा, जो देश की क्या होगी, साझा भाषा, जो सभी की होगी, सब आपस में साझा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। जब 1789 में क्या राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी, निरंकुश राजा कौन था, लुईस सोल्वे को हटा दिया था और क्रांतिकारियों ने उपयुक्त जो ऊपर लिखे बदलाव है वो किए थे। ये बेटा कम से कम ये क्वेश्चन 5 या 3 नंबर में आता है। अगर 3 नंबर में आए तो 1 2 3 और ये चौथा और ये 5 और ये कंबाइन कर देना। 5 नंबर में आए तब भी 6 पॉइंट तो लिख देना, ये दोनों पॉइंट एक साथ कर देना, ठीक है। ये पेपर में आता ही आता है। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम देख लेते हैं कुछ मुख्य या महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे निरंकुशवाद। मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो। निरंकुशवाद ऐसी सरकारी या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं होता, यानी कि सर्वोच्च शक्ति उसी के पास होती है, उससे ऊपर किसी के पास शक्ति नहीं होती, उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता।
सेकंड है कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श, ऐसी कल्पना करना जो इतनी आदर्श हो। कल्पना प्लस आदर्श, ऐसी कल्पना करना जो इतनी आदर्श हो। आदर्श कल्पना साकार नहीं होती। कल्पना आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जो इतना आदर्श हो उसका साकार होना लगभग असंभव है। आप कल्पना करिए ऐसे समाज के, हमारे समाज के करप्शन ना हो, जुआ ना खेला जाए, शराब ना पी जाए। ऐसा आपने कल्पना किया ऐसा समाज हो सकता है जहाँ पर करप्शन ना हो। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कोई ना कोई तो करप्शन ले रहा होगा किसी ना किसी जरिए से, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। तो ये तो लगभग असंभव है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका न होना बिल्कुल नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता समाज ऐसा, तो वो क्या कहलाता है? कल्पना आदर्श। राष्ट्र क्या होता बेटा? राष्ट्र रेनन के अनुसार एक राष्ट्र समान भाषा, एक धर्म के और एक नस्ल के लोगों से जो मिलके बनता है वही क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है रेनन के अनुसार। स्वेच्छाचारी क्या होता है बेटा? स्वेच्छा, अपनी इच्छा के हिसाब से कार्य करना। जो स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करता है उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं। मैंने बताया था राजा निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, तो यही मतलब है उसका। वो अपने हिसाब से काम करता था और उसे कोई भी पावर नहीं रोक सकते थे क्योंकि सारी सर्वोच्च पावर उसी के हाथ में थी। जनमत संग्रह, जनता का मत लेना, यानी कि किसी चीज पर उनसे राय लेना, मत लेना। और संग्रह सबसे इकट्ठा। एक प्रत्यक्ष मतदान है, मतदान का एक तरीका है जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर पूछा जाता है कि आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। जनता से पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष वोटिंग हो रही है और फेवर या अगेंस्ट में पूछा जा रहा है। इसी को जनमत संग्रह कहते हैं। यह पार्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।